एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर वैष्णवी बुरघाटे। इन्होंने अपना यूजी आर्य पोद्दार कॉलेज मुंबई से पूरा किया है और ऑल इंडिया रैंक 10 लाख के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में शल्य की सीट हासिल की है। वैष्णवी, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा वैष्णवी, आप अपने प्रिपरेशन के समय आपका डेली रूटीन क्या रखते थे आप? पहले तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मतलब आई एम लिविंग माय ड्रीम, क्योंकि हर संडे हम लोग ड्रीम ही देखते थे कि जब भी कोई टॉपर्स का इंटरव्यू आता था कि कभी भी अपना भी इंटरव्यू होगा, अपन भी अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी। तो मैम रूटीन का ऐसे है कि मैं फ्रेशर हूँ और 3 फेज में हम लोग का साल डिवाइड हुआ था। 6 महीने का कॉलेज का ड्यूटी और फिर 3 मंथ सिविल एंड 3 मंथ्स पीएचसी। तो इसीलिए मेरा साल भर का रूटीन एक ही नहीं था, मतलब हर फेज में मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हुआ था। तो सबसे डिफिकल्ट फेज तो पोद्दार का इंटर्नशिप ड्यूटी के टाइम पे ही था, क्योंकि पोद्दार की इंटर्नशिप ड्यूटी इजी नहीं है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग 8 बजे बजे से शाम को 4 बजे तक ड्यूटीज था। कभी कभी नाइट ड्यूटीज भी लगता था। और जेआर लोग के भी कुछ अगर बताया है, उन्होंने बोला है तो काम के लिए बीच में भी कभी कभी स्टडी टाइम में भी बुलाते थे वो। तो इसीलिए वो फेज सबसे डिफिकल्ट फेज था। तो सुबह द मॉर्निंग फेज में अब 8 से 4 अगर हम लोग का ड्यूटी है तो मैं मॉर्निंग 1 घंटा थोड़ा पहले उठती थी, मतलब 6:30 या फिर 7 बजे उठ के कुछ रिविजन करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मेरा स्टार्टिंग में कॉलेज था तो स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सिलेबस भी टेस्ट का कम रहता था। तो मैं जो एमआरआई नोट्स है या फिर मिसलेनियस सेक्शन का टेस्ट है वो मॉर्निंग में 1 घंटा सॉल्व करती थी, फिर ड्यूटी के लिए जाती थी। और ड्यूटी के लिए मतलब पढ़ाई एक साथ और क्वेश्चन सॉल्विंग एक साथ पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, पंचकर्मा की ड्यूटी है, काय चिकित्सा का ड्यूटी है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क आता है, नहीं कर पाते थे हम लोग उतना। और ऐसे भी नहीं कि मतलब काम छोड़ के पढ़ लिया, ये सब भी पॉसिबल नहीं हुआ था। मैंने पूरा मतलब डेडिकेशन से काम भी किया था, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस मेरा उतना नहीं हुआ था 4 साल में। तो मैंने ये प्रेफ़र नहीं किया कि मैं नॉन वर्किंग इंटर्नशिप करूँगी ऐसे। तो मतलब मॉर्निंग में मैं 1 घंटा पढ़ती थी, फिर मैंने ना एक मेरा 8 मिनट रूल ऐसे मेरा फिक्स किया था मैंने स्टार्टिंग में, 8 मिनट रूल। तो उसमें मैं ऐसा करती थी कि मतलब खाना खाऊँगी तो सिर्फ़ 8 मिनट में, घर पे कॉल होगा तो 8 मिनट में और नैप भी होगा तो सिर्फ़ 8 मिनट का होगा। मेरे हर अलार्म भी सिर्फ़ 8 मिनट के ही हुए थे। तो मम्मी-पापा से कॉल तो सिर्फ़ रात को होता था, तो वो टाइम बच जाता था। और फिर मैं 4 बजे जब आती थी, तो 4 बजे से एग्ज़ैक्ट आने के बाद कभी 4:30 ऐसे हो जाता था ड्यूटी में। तो 8 बजे तक का मैं वैसे ही नैप लेती थी, विदाउट फ्रेश हुए ऐसे ही कुछ, सीधा सो जाती थी। और फिर 8 बजे मतलब 4:30 तक मैक्स टू मैक्स मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती थी। फिर 4:30 टू ऑलमोस्ट 10 बजे तक हम लोग का कॉलेज का लाइब्रेरी चालू रहता था, तो 10 बजे तक उधर बैठती थी। फिर हुँ। मतलब स्टार्टिंग फ़ेज़ में मैं लेट नाइट तक पढ़ना अवॉइड ही करती थी, क्योंकि ड्यूटी था, हेक्टिक था और दिन भर खड़े रहना पड़ता था, तो नहीं होता था मेरे से। तो 4:30 टू मतलब जो भी 10 बजे तक है, उसमें मैं पूरा अपना शेड्यूल कवर करती थी। ये हुआ मेरा कॉलेज टाइमिंग का। और तब ऐसे था कि हम लोग के टाइम पे जेआरएस का भी ऐसे था कि मतलब ड्यूटी को प्रेज़ेंट रहो। कभी 8 बजे भी कॉल करके बुला लेते थे, कुछ ऐसे भी था। तो वो सब फ़ेज़ भी उसमें भी थोड़ा मैंने मतलब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ़ हुई। फिर सिविल का भी ऐसे था कि सिविल में 3 शिफ्ट के ड्यूटी था, 3 महीना मतलब बीच में जो 3 महीना था, तो उसमें सिविल में स्टार्टिंग में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट ऐसे रहता था, तो नाइट शिफ्ट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और एक प्लस पॉइंट ऐसे था कि मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी कभी भी। तो मैं 6 घंटे से ज़्यादा कभी सोई नहीं हूँ। मैक्स 6 घंटा 5:30 मतलब अ, मॉर्निंग में मैं 6 बजे और लेट नाइट भी नहीं पढ़ती थी, तो 12 बजे से 6 बजे तक, 6 घंटा बहुत मैक्स हो जाता था मेरे लिए। और दोपहर का नैप की पहले से ही आदत नहीं थी, तो मैं वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि अगर दोपहर का नैप लेंगे, तो फिर ड्यूटी पढ़ाई पॉसिबल हो ही नहीं पाता था। तो जब सिविल का था मेरा ड्यूटी, तो मॉर्निंग के शिफ्ट के टाइम पे मुझे बहुत टाइम मिल जाता था, क्योंकि मैं 3-4 बजे तक पहुँच जाती तो सेम ही टाइमिंग था, मतलब सिविल में और जो कॉलेज की ड्यूटी में था। तो 4 बजे बैठो, फिर 10 बजे तक पढ़ो, रूम पे आओ, 10 बजे खाना खाओ, फिर थोड़ा 12 बजे तक पढ़ो, फिर 12 से 6 मेरा सोने का फिक्स टाइम था, क्योंकि अगर मैं नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, तो फिर मेरा दिन बहुत हेक्टिक हो जाता था और दिन में मुझे पढ़ने में तकलीफ होता था।
और पहले से ही ऐसा था कि यूजी के टाइम पे मैंने सफर किया था कि मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, और फिर उसके उसके लिए सुबह नींद नहीं खुलती थी, फिर शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था। और बाद में पीएचसी का टाइम पे ऐसे था कि मैंने नॉन वर्किंग सोचा था पीएचसी, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को पीएचसी के लिए ज्वाइनिंग के लिए जाओ, फिर कुछ डॉक्यूमेंट का इशू हुआ था तो उधर जाओ, इसके लिए प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब फ्री फेज था, मतलब फेब से ऑलमोस्ट मैं फ्री थी, जब ड्यूटी मेरा नॉन वर्किंग था, तो तब मैं ऑलमोस्ट 6:30 से 6 बजे उठ जाती थी, 6:30 लाइब्रेरी जाती थी, तो 10 बजे रात को ही मैं वापस आती थी। दिन में रेयरली एक आध टाइम अगर तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, ऐसी सब चीजें हैं, तभी मैं दोपहर में आती थी, नहीं तो दोपहर में मतलब मेरे रूममेट जो है मेरा फेस देखते भी नहीं थे, क्योंकि मैं आती थी तब वो सो जाते थे, और वो सुबह उठते थे तो मैं चली जाती थी। तो इस तरह से मैंने टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करके प्रिपरेशन किया है। और जो अभी एग्जाम, मतलब मेरा ऐसे फेस था कि ऑडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। जैसे सर बोलते हैं कि अपना जो ये मतलब वेट लॉस का जैसे जर्नी होता है, तो वैसे ही जर्नी होता है अपने प्रिपरेशन का। तो मैं वो मानती हूँ कि जो अपने वेट लॉस के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अपने सिलेबस के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाइट जो प्रोटीन सोर्स है, वो सर के ऑडियोज है। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है जो होता हो पाता था, क्योंकि और मैंने भी मतलब वेट लॉस किया था पहले, तो मुझे लगा था कि सर बोलते हैं कि को रिलेटेबल है, ये पॉसिबल हुआ है तो मेरे लिए शायद ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं वो भी करती थी, और मतलब ऑडियो मेरे लिए मेन था। और ड्यूटी के टाइम पे ऑडियो का थोड़ा अगर इशू होता है, तो मैं ऐसे करती थी कि स्टार्ट अगर 7 दिन मुझे मिल रहा है ना, तो फिर 3 दिन कंप्लीट मैं सिर्फ ऑडियो सुनती थी, जितना सिलेबस अपने इसमें है। मतलब संहिता के हो, रसशास्त्र, या फिर जो सीरीज के भी ऑडियो सर ने डाले थे गायनायक और उसके, वो सिर्फ स्टार्टिंग में मतलब सिर्फ 3 दिन में, मतलब मैं काउंट वो फिक्स था मेरा कि अगर 3 दिन में होना है तो होना ही है। फिर टाइम एडजस्ट करना मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम कैसे एडजस्ट होगा। तो 3 दिन में मैं पूरा ये करती थी, ऑडियो सुनती थी। और फिर बाद में 4 दिन अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं उसका पढ़ लेती थी पूरा। मतलब ऑडियो के बाद वो टॉपिक पढ़ना ये नहीं मुझसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि फिर लिंक टूट जाता था और पता नहीं चलता था कि मतलब एक टॉपिक के लिए कितना समय लगेगा। इसीलिए मुझे ऐसा था कि मुझे ऑडियो पूरे कंप्लीट करने हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूरे पढ़ने हैं। इसीलिए मैं 3 दिन में पहले स्टार्टिंग में ऑडियोज कंप्लीट करती थी और बाद में उसके 4 दिन में पढ़ती थी। ऐसे। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्प्रेसिव वैष्णवी कि आपने इतनी तपस्या के साथ, तपस्या ही बोला जाएगा इसे, कि आपने आपका 8 मिनट रूल लगाया था कि हर चीज आप 8 मिनट में करते थे। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपने स्लीप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और स्लीप स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वही हमारी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है, वो हैम्पर भी कर सकता है और बूस्ट भी कर सकता है। अच्छा वैष्णवी, आपके रिविजन का शेड्यूल कैसा था एआईपीजीटी के पहले? हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे था कि यूजी में मैंने जब रिपीट किया था, तभी एक सर थे हमारे, उन्होंने बोला था कि हाउ मच यू रीड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ मेनी टाइम्स यू रीड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब टेबल पे मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, तो तभी भी मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ था कि हाउ मच, उसके आगे क्रॉस लगाया था, और हाउ मेनी उसके आगे राइट लगाया था। तो जो डेली मेरा टेस्ट होता था, जो वीकली अब सर टेस्ट लेते हैं, उसमें मेरा मिनिमम 3 टाइम्स तो रिवीजन होता ही था। मतलब वो फर्स्ट लेंदी होता था, तो सेकंड में पॉसिबल रहती थी कि 3 काउंट होना ही है। और एक मेरा छोटा डायरी मैंने मेंटेन किया था, उसमें मैं सिलेबस लिखती थी, और आउट ऑफ, जैसे स्टार्टिंग में 400 का टेस्ट रहता था, बाद में 480 का होता था, तो आउट ऑफ लिखती थी। और उसमें मैं रखती थी कि इसके ऊपर कितना आ सकता है, मतलब मैक्सिमम। और 1 2 3 ऐसे सर्कल्स किया था, तो अगर एक रिवीजन हो गया तो उस पर टिक, दूसरा रिवीजन हो गया तो उसके ऊपर टिक, और तीसरे रिवीजन में उसके ऊपर टिक। तो मिनिमम 3 रिवीजन पर टेस्ट के हिसाब से मैंने रखा था। और लास्ट तक तो मुझे गिनती भी नहीं है कि मैंने कितने रिवीजन्स किए हैं और एक टॉपिक को कितने बार पढ़ा है, क्योंकि मैंने वही था, मैं अभी भी बोलूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइम्स यू रीड। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि मतलब एक ही टॉपिक को 4 नोट से पढ़ेंगे, ये क्लास का नोट्स, वो क्लास का नोट्स, दूसरे तीसरे क्लास का नोट्स। तो मैंने सर से भी एक बार बात की थी, तो सर ने बोला था कि वो मराठी में हम लोग बोलते हैं कि एक ना धड़ भारावर चिंध्या, ऐसे हो जाएगा। तो मैं एक ही इसके ऊपर फोकस किया था। एक भी मेरे पास नॉट इवन अ सिंगल लाइन भी किसी दूसरे क्लास का नोट्स नहीं था, कोई दूसरा मटेरियल नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अजित पाटिल सर का मटेरियल ही फॉलो किया है।
और उसमें मैंने किया था कि मतलब इसी के ऊपर हर नोट्स के पीछे मैंने लिखा था कि अगर एक बार रिवीजन हो गया तो मैं टिक लगाऊंगी। तब नोट्स के आगे मैंने एक ब्लैंक पेपर चिपकाया था, तो जितने बार रिवीजन हो जाएगा ना उतने बार मैं नोट करती थी कि 1 टाइम डन, सेकेंड टाइम डन, 3 टाइम डन, जब लास्ट लास्ट में जब पूरी नोट्स हम लोग को करती थी। और यही मैं बोलूंगी कि पर रिविज मतलब पर टेस्ट के हिसाब से और क्योंकि बहुत सिलेबस वोलाटाइल है, तो रटने से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि मतलब आपका कितने कितने बार ये रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फिर हम लोग को हैबिट लग जाता है। क्योंकि 2+2 4 जो है हम लोग रटते नहीं है, हम लोग को पता है, वो पता होने से पता चल जाता है। तो मैं बोलूंगी कि आप जितने बार वो रूटीन में लाएंगे और हर चीज को बस आपको उसी की तरह देखना है। मतलब आप कभी खेलने जाते हो, मतलब जो कैंपस में अगर घूम रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर इंसान को भी आप देखोगे, तो उसको इंसान के हिसाब से भी आपको ये करना है कि नहीं इसके ऊपर ये व्याधि होगा तो फिर इसको ये दवाई देंगे। ऐसे आपको मतलब छोटी छोटी चीजों में मैं बस वही ढूंढती थी, क्योंकि ड्यूटी भी था तो पेशेंट्स मिलने को ज्यादा देखने को मिलते थे, तो यही देखती थी कि मतलब यहाँ पे मेरा पढ़ा हुआ जो है वो क्या मतलब अप्लाई हो सकता है कि जिससे मुझे याद रहे और रिवीजन हो। मन ही मन में तो मैं हमेशा रिवाइज करती थी जो टॉपिक छोटे छोटे जो हम लोग को रटना ही पड़ता है। जो कल्प हो गए, ये चैप्टर के अंदर ये नाम है या फिर ऑथर्स के नाम है जो थे वो रटने ही पड़ते थे, तो वो मैं रटती थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिवीजन पे मैंने ज्यादा फोकस किया है, और पर टेस्ट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 3 टाइम्स रिवाइज की। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिविजन इज़ द की। जितनी हाउ मच वी स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइम्स वी स्टडी। जब जितनी बार हम रिवाइज़ करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा वो रिटेंशन रहता है, क्योंकि कितना पढ़ा उससे ज़्यादा हमें कितना याद रहा और कितने पेपर में उसे अप्लाई किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा वैष्णवी, स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना चाहिए? मॉक टेस्ट तो मैं बोलूंगी कि जो मॉक का आपका परफॉर्मेंस होता है वही आपका फाइनल होता है। मैं मुझे अभी भी याद है जो लास्ट मॉक मैंने दिया था उसमें मुझे कुछ 370 मार्क्स थे, और मेरा फाइनल स्कोर 378 है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्लोज, सेम ही स्कोर बोल सकते हैं अपन, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट के जो मॉक है मैंने एक भी मिस नहीं किए हैं। जो अपने थ्रू आउट द ईयर जो टेस्ट होते हैं उसमें मैं बोलूंगी कि हर स्टूडेंट को मतलब कितना प्रिपरेशन हुआ है उसके ऊपर फोकस ना करते हुए एटलीस्ट क्वेश्चन तो भी अटेम्प्ट करो। मैंने भी एक बार गलती की थी कि मतलब नहीं हुआ है पढ़ाई, स्कोर कम आएगा तो ये होगा, तो उसका प्रेशर ना नेक्स्ट टेस्ट पे ज्यादा आता है। इसीलिए मैं बोलूंगी जो मैंने गलती की है वो बाकी स्टूडेंट्स ना करें, और एक भी मतलब ट्राई करें कि एक भी मॉक टेस्ट छूटे ना। और मॉक टेस्ट तो छोड़ो, जो मेजर टेस्ट भी होते हैं वो भी सारे सॉल्व करने चाहिए। लास्ट मॉक में मेरा परफॉर्मेंस मैं बोलूंगी कि हमेशा मतलब टॉप 25 में मैं हमेशा थी। 2-3 मॉक में लास्ट लास्ट में ऐसे हुआ था, मुझे याद है सेकंड लास्ट मॉक था और मेरा रैंक कुछ टॉप 50 से भी नीचे चला गया था। तो तभी मुझे लगा था कि नहीं पॉसिबल होगा। तो फिर भी ऐसे था कि नहीं, एटलीस्ट मॉक देना है। और लास्ट में ऐसा था कि कुछ जब अपने हेल्थ के भी इश्यूज आते हैं तो नहीं हो पाता है कुछ 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 टेस्ट देना। लेकिन सर फिर भी 3 दिन का टाइम देते थे। हमारा मेरा ड्यूटी था नाइट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता था। तो और मैं बोलूंगी कि हर इंसान को मतलब हर स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट का टाइमिंग फिक्स करना चाहिए। मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ने भी बोला था कि जब जो टाइमिंग के हम लोग का जो फाइनल टेस्ट रहता है 9 बजे, 9 से 10 ऐसे कुछ, तो तभी आपको एक फाइनल वही टाइम, जैसे मैं हर टेस्ट मॉर्निंग 7:30 को ही देती थी, क्योंकि 8 को अगर ड्यूटी है तो 7:30 to 8:30 मेरा टेस्ट सॉल्व हो जाता था। तो मैंने थ्रू आउट द ईयर जो भी मेजर टेस्ट दिया है, जो भी माइनर टेस्ट दिया है, जो ऑलमोस्ट मॉर्निंग को ही दिए हैं। एक दो होता था आगे पीछे तो फिर मैं मॉर्निंग को देती थी। और मैं बोलूंगी कि मॉक टेस्ट बहुत देना जरूरी है, क्योंकि नए कभी कभी सर नए क्वेश्चंस डालते हैं, एमआरआई पे कितना इंपॉर्टेंट देना है और इम्पोर्टेंस देना है, संहिता में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब बेसिक्स हम लोग को मॉक टेस्ट से ही आइडिया आता है। और फिर मिसलेनियस से भी सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डालते थे, कभी कभी ऐसे होता था कि मिसलेनियस पूरे सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर मॉक टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट है पता चल जाता था कि कभी एक बार ऐसे होता कि सर ने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस मिसलेनियस से डाले थे और मैं वो छोड़ रही थी, तभी मुझे पता चला कि नहीं मिसलेनियस हम लोग छोड़ नहीं सकते, उसको भी कवर करना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है हम लोग को मॉक टेस्ट से या फिर क्लास के जो टेस्ट है उससे ही पता चलता है, तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
जी, बिल्कुल सही हम्म, कहा आपने। मॉक टेस्ट हमें बिल्कुल गाइड करता है कि हमें कौन सी चीज़ पे कितना ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि कई बार जिस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, हमें पता चलता है कि सच में वो इम्पोर्टेंट है, हमारा फिर हम पे फ़ोकस जाता है। एंड हाँ। स्कोर के ऊपर ध्यान ना देते हुए हमें हर एक मॉक टेस्ट को बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अच्छा हम्म। वैष्णवी, एमसीक्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती थी? एमसीक्यू के तो लिए मैं हर चैप्टर के बाद, जैसे मैंने बोला था कि मैं स्टार्टिंग के 3 दिन सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पे फोकस करती थी। तो एमसीक्यू के लिए मेरा ऐसे था कि मैं स्टार्टिंग में कुछ मतलब चैप्टर पढ़ लिया तो तभी के तभी तुरंत मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं करती थी। पहले पॉसिबली ट्राई करती थी कि पूरे मतलब संहिता का जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं हर चैप्टर के जो सर ने चैप्टर वाइज़ जो एमसीक्यू दिए हैं, मैंने पूरे ऑलमोस्ट एक चैप्टर के मेरे 3 बार तो सॉल्व हो ही गए थे लास्ट तक। ऐसे नहीं था कि एक बार सॉल्व किया और छोड़ दिया। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मेरे चैप्टर वाइज़ हो गए थे, सीरीज़ वाइज़ है वो भी हो गए थे। मिसलेनियस तो मैंने बोला था जैसे कि रिवीजन मैं 3 टाइम्स करती थी, तो उसी में मेरा 2 टाइम्स मिसलेनियस एक टेस्ट सॉल्व होता ही था। जैसे ड्यूटी में जाना हो या फिर ओपीडी में हम लोग बैठते हैं, उसके टाइम हो, तो उसमें मैं एमसीक्यू ट्राई करती थी कि सॉल्व हो जाए। और रात को सोते समय जैसे सर बोलते हैं कि आदत ही डाल देना चाहिए आपको कि अ, सोने से पहले हाफ एन आवर मतलब सिर्फ वो बहुत टाइम ऐसे भी हो गया था मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कि मैं एमसीक्यू सुबह तक ओपन है और मैं सॉल्व करते-करते ही सो गई थी, ऐसे भी होता था। तो क्योंकि सोशल मीडिया और ये सब मैंने कुछ रखा नहीं था लास्ट मतलब ऑलमोस्ट मई से मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसे था कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उन सबका हम लोग देखते हैं कि इसको इतना पैकेज लग गया, उतना और अभी भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सब डिप्रेशन ज़्यादा था। इसीलिए मैंने वो सब बंद ही कर दिया था मतलब और जो भी था यूट्यूब को भी मैंने टाइमर लगा लगा दिया था 15 मिनट्स का। लास्ट-लास्ट के फेज़ में फ़ेब से तो मैंने यूट्यूब भी अनइंस्टॉल कर दिया था। तो कुछ भी नहीं था मेरे फ़ोन में, जो भी था सिर्फ़ मैं गूगल फ़ीड्स कुछ-कुछ देखती थी। और बस और एमसीक्यू में मैंने ज़्यादा जैसे टेलीग्राम का मेरा चैनल है, तो अपने क्लास के साथ-साथ बहुत सारे चैनल्स हैं जो डालते हैं क्वेश्चन्स। तो पूरे टेलीग्राम में मेरा सिर्फ़ अभी भी है मतलब अभी भी है जो क्वेश्चन्स है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एआईपीजीटी के रिलेटेड ही चैनल्स मेरे जॉइन थे। तो उसी के ऊपर और ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू अवेलेबल हो जाते हैं कभी-कभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो ऑलमोस्ट मतलब जो भी मुझे फ्री टाइम मिल जाता, पढ़ने के अलावा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एमसीक्यू के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस किया है। क्योंकि मैं बोलूँगी अभी भी कि यूजी के टाइम पे मैंने जो गलती की थी, वो सारी गलतियाँ मैंने पहले पेपर पे नोट डाउन की थी। स्टार्टिंग में जैसे मेरा स्लीपिंग शेड्यूल है या फिर हाउ मेनी टाइम्स जो मैंने बोला था वो है। और एक इसमें था कि एमसीक्यू सॉल्व करने में मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी पहले क्योंकि गलत हुआ, मतलब अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर गलत हुआ तो सेल्फ डाउट ज़्यादा होता है कि ये टॉपिक हमने 3 घंटा पढ़ा है और फिर भी नहीं हो रहा है। तो मतलब एमसीक्यू गलत नहीं मतलब सही नहीं आ रहे, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं सॉल्व करना, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट सारे ही एमसीक्यू मैंने अपने ऐप में से सॉल्व किए। मुझे लगता भी नहीं कि एक भी फ़ोल्डर मैंने छोड़ा है एमसीक्यू का कि मैंने ओपन नहीं किया। मैं बोलूँगी कि रिवाइज़ नहीं हुआ, याद होता ही है, ऐसे नहीं है, लेकिन सारे मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। डेली जैसे स्टार्टिंग के 3 दिन मैंने अगर ऑडियो रिकॉर्ड करूँ तो 4 दिन में ऑलमोस्ट 1 आवर तो मैं एमसीक्यू के लिए देती थी स्टार्टिंग फेज़ से। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है वो उतना मैटर नहीं करता है कि अपने को कितना आ रहा है। बहुत टाइम तो मेरा ऐसे माइनस में भी मैंने स्कोर किया। मैं बोलूँगी अभी भी कि माइनस नेगेटिव में भी मैंने स्कोर किया है, लेकिन फिर भी मैंने एमसीक्यू पे हमेशा फ़ोकस किया है। दैट्स रियली इम्प्रेसिव वैष्णवी कि आपने पढ़ाई के अलावा बाकी पूरा टाइम अपना एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर ही दिया है। एंड एक्चुअली दैट हुँ, मैटर्स। जो हम लोग रेगुलर पढ़ाई के सिवा जहाँ पे हम हमारा टाइम डालते हैं, वही हमको हुँ, हमारा रिजल्ट लेके आता है। एंड आपका जो हुँ। फोकस था, डिटर्मिनेशन था, उसी ने आज आपको इतना अच्छा रिजल्ट दिलाया है। अच्छा वैष्णवी, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का मैं ऐसे बोलूँगी कि सब लोग बोलते हैं कि मतलब पार्टनर स्टडी करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी और सोलो ही किया है। ये तो मुझे खुद में ही बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लगती है क्योंकि मैं यूजी मेरा पोद्दार से है। उधर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 2 या लोग 3 लोग ग्रुप स्टडी ही करते हैं। तो मुझे हमेशा मेरे सीनियर्स भी बोलते थे कि अगर तू नहीं ग्रुप स्टडी कर रही है तो वैष्णवी इट्स इम्पॉसिबल, मतलब नहीं हो पाता है ऐसे।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, नहीं कोई दूसरा मिल रहा है तो खुद से मतलब करो, खुद से पढ़ो, खुद को पढ़ाओ। या फिर जूनियर्स थे मेरे रूममेट्स, मैं उनको कभी-कभी एक आध टॉपिक समझा देती थी, तो क्लियर हो जाता था टॉपिक। और मतलब जूनियर्स मेरे ऐसे थे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनको नए-नए पढ़ाए हुए होते हैं। तो इज़िली मैं उनसे पूछ लेती थी, क्योंकि स्टडी पार्टनर मेरे लिए था ही नहीं। और ये इसका बैकलॉग मतलब इसका मुझे ये मेरा एक वो बोलते हैं ना प्रोज़ एंड कॉन्स, कॉन्स लगता था कि नहीं हो रहा है, स्टडी पार्टनर ही नहीं है। और सारा हुआ ऐसे कि मतलब रटना पड़ रहा है, ये सब हो रहा है, तो इसलिए मैं करती थी कि मैं उसको भी मैं ऐसे करती थी कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो जैसे सीरीज़ में सर ने दिया है, गायनेक के सीरीज़ है, अपने स्वस्थ की सीरीज़ है, उसके सीरीज़ में सर ने सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट डाले हैं। तो मैं उसको ज़्यादा टाइम रिविज़न करती थी, और मेरे दिमाग में ये भी था कि पढ़ने के लिए मेरे पास पार्टनर नहीं है ना, तो मुझे और एक टाइम ज़्यादा रिविज़न उसकी ज़रूरत है। तो मैं वो टॉपिक को ज़्यादा ओवरलुक करती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे एक सर ने बोला था कि वैष्णवी, इट्स इम्पॉसिबल, तू तेरे से नहीं होगा अगर तेरे पास पार्टनर ही नहीं, प्लीज़ पार्टनर ढूँढ। खुद के लिए ढूँढ, मतलब सेल्फिश बन और ढूँढ। लेकिन बहुत टाइम ऐसे हुआ कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर मैं पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड के साथ मैंने ट्राई किया है डिस्कस करने का, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाता था। उसको पढ़ाओ, या फिर वो होता है कि कुछ-कुछ टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके वीक होते हैं, तो टाइम ज़्यादा जाता था। और मेरे पास ऑलरेडी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैं करती थी कि बार-बार रिविज़न करो, या फिर एक छोटे अपने जो नोट्स हो, मतलब फ़ोन का अपना वॉलपेपर, जैसे मान प्रमाण का था, चरक में अलग है दिया है, सारंगधर का अलग है मान प्रमाण। और कुछ-कुछ जो कल्पाज़ है, मैंने एक डायरी मेंटेन किया था, उसमें चैप्टर वाइज़ उसके कल्पाज़ में लिखती थी। मुझे चरक चिकित्सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता था, तो मैंने उसका डायरी मेंटेन किया था, मतलब चैप्टर का नाम, और उसमें सिर्फ़ कल्प जितना आता है, उसके नाम लिखती थी कि ये कल्प, तो मैं ड्यूटी में जाऊँगी तो सिर्फ़ 1 पेज पे पूरा चैप्टर का आ जाएगा समरी वो। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो चिपका के रखो। और कहीं भी जा रहे हो तो दिन का अगर एक वॉलपेपर है, तो इतना फिक्स करो कि शाम तक वो वॉलपेपर तुम लोग का मतलब पूरा रट के या फिर समरी हो जाए। अगर 360 डेज़ मिल रहे हैं आपको, या फिर 200 डेज़ मिल रहे हैं, तो 200 टॉपिक्स आपके छोटे चिट में समराइज़ करके आप लिखो, तो वो आपके परफेक्ट होते हैं। शाम तक अपन बहुत टाइम एमसीक्यू के लिए, टेलीग्राम के लिए, या फिर कॉल के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते ही है, तो वॉलपेपर दिखता है तो सिर्फ़ 2 मिनट आपको ओवरलुक करना है कि क्या है अपने फ़ोन वॉलपेपर के ऊपर। तो मैं उसके वॉलपेपर मैंने बनाया था डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए। वही मैं बोलूँगी कि हाउ मेनी टाइम्स यू रीड वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो अपने शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मैंने चेयर पे, या फिर जहाँ मैं पढ़ती हूँ वो डेस्क पे मैंने चिपकाए थे। जैसे नर्व सप्लाई बहुत चीज़ों का है जो मुझे डिफिकल्ट लगता था। चरक चिकित्सा का मैंने डायरी, तो वो तो 24/7 मेरे पास में ही रहता था डायरी। लाइब्रेरी, इवन वॉशरूम में भी मैं कभी-कभी डायरी लेके जाती थी पढ़ने के लिए कि मतलब रिवाइज़ करती थी। अगर नहीं याद आ रहा है तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप अगर रिवाइज़ कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो तभी खोल के देखना चाहिए। आप मतलब कहाँ पे हो वो मैटर नहीं करता। किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछो कि अरे ये पेज नंबर पे क्या है अभी बता दो। क्योंकि जब हम लोग एफर्ट्स लेते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये टॉपिक कहाँ पे है, वो हम लोग को लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट मिनट तक याद रहता है कि ये टॉपिक हमने ऐसे-ऐसे पढ़ा था। और मैं बोलूँगी कि डिस्कस के लिए मतलब जो अंगुली प्रमाण जो है, या फिर अस्थि की संख्या है, जो सुश्रुत शारीर में है, वो सब मैंने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था, या फिर जूनियर्स को बताती थी कि देखो आपके यहाँ पे इतना अस्थि है, इतना पेशी है। तो वो भी जिनको मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनको पता भी नहीं रहता था, तो वो याद करते तो उनके साथ मेरा याद हो जाता था। या फिर खुद से रिकॉल करती थी। और सबसे बेस्ट मेरा ऐसे ही था डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए, मैं वॉलपेपर ज़्यादा, फ़ोन का वॉलपेपर ज़्यादा कंसीडर करती थी। इवन व्हाट्सएप चैट के लिए पीछे भी मैं जो वॉलपेपर आता है वो चेंज करते रहती थी हमेशा। क्योंकि फ़ोन मेरा पूरा गैलरी सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट्स से भरा पड़ा है। तो फ़ोन देखते रहो, वॉशरूम में हो, या फिर ट्रैवलिंग में हो, या फिर कहीं पे भी हो, आप अ, जितना आपके सामने हो वो चीज़, उतना ज़्यादा आप पढ़ पाओगे। इसलिए मैं ऐसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का भी मैंने पढ़ाई किया है कि मेनी टाइम्स रीड और ज़्यादा सामने रखो। कुछ डाउट है तो तभी के तभी मतलब सॉल्व करो उस डाउट को। ऐसे ही मैंने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का भी पढ़ाई किया था। और एक दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहती थी। मतलब अगर मैंने संहिता तीनों सुश्रुत का जो था अनंतराम शर्मा का, तो वो मेरे पास है। चरक 1, 2 है और अष्टांग है। तो जब
स्टार्टिंग के फेज में तो मैं नहीं बोलूंगी कि इतना होता था, लेकिन जब लास्ट लास्ट का फेज था तो मैं करती थी कि मतलब पूरा मेरा मतलब स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट बुक अगर ऊपर वाला किया है तो वो दिन के लास्ट तक वो लास्ट में जाना चाहिए और नीचे वाला बुक ऊपर आना चाहिए। ऐसे होता था मेरा, मतलब पूरा सर्कल पूरे एक एक ही चैप्टर पढ़ूंगी, लेकिन एक दिन में मेरे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं रिवाइज करती थी, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ूंगी, क्योंकि ऐसे है कि पेपर में फिक्स नहीं है कि कौन सा टॉपिक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो अपना माइंड स्विच होने की आदत हम लोग को बहुत पहले से लगानी पड़ती है, और सर ने भी बहुत बार ऑडियोज में बोला है। मैंने भी बहुत सीनियर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, उससे ही मैंने पढ़ा है कि एक दिन में मतलब मेनी सब्जेक्ट इन वन डे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी की तरह डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बार 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 रिवाइज करती थी। जैसे रसशास्त्र और द्रव्य गुण है जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, तो मैं 9-10 बजे तक अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ तो मेरा डेली 9:30 के टाइम पे मेरा द्रव्य गुण का नोट्स ओपन होता ही था स्टार्टिंग में, कि लैटिन नेम या फिर इंग्लिश नेम, क्योंकि इसका फायदा मुझे फाइनल में भी हुआ। केमिकल कंपोजिशन और इंग्लिश नेम का हम लोग को आया था पेयर। तो हाफ एन आवर में डेली देती थी, एक भी दिन मेरा स्किप नहीं हुआ कि मैंने द्रव्य गुण को टाइम नहीं दिया। और अभाव द्रव्य, और लास्ट लास्ट में ये जो हाफ एन आवर है वो भी मेरा 10 मिनट्स में आ गया था, क्योंकि सिर्फ मुझे लास्ट में ओवरलुक करने की जरूरत पड़ रही थी। और रसायन शास्त्र को भी मैंने 1 घंटा डेली दिया था। स्टार्टिंग में एक नोट पढ़ने में मुझे 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन लास्ट तक मैंने टाइम कम कर करके फिर लास्ट के मंथ में तो 15 मिनट्स में मेरा एक सीरीज कंप्लीट हो जाता था, 10 मिनट्स में एक सीरीज कंप्लीट हो जाता था। तो डेली मैंने मतलब जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो डेली मैंने पढ़ने का सोचा था, या फिर उसका भी वैसे ही था कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स रिविजन में करती है। मैं बोलूंगी कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट का आपको बैकलॉग नहीं रखना चाहिए। मुझे अभी भी याद है पारिक का आयुर्वेद इतिहास का मेरा बैकलॉग था, और वो अभी तक मेरा बैकलॉग है। मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था, जितना भी आयुर्वेद इतिहास है मेरा जो सर के एक्स्ट्रा पॉइंट से था उसी से एक बार हमने बैकलॉग के लिए छोड़ दिया एक आध टॉपिक तो वो फिर से उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि एवरी सिंगल पोर्शन मेरा ठीक है 3 टाइम, मतलब जो संहिता है वो 3 टाइम्स हो रहा है रिवीज, अगर कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एक टाइम तो मैं ओवरलुक करूँ। तो इसीलिए मैं बैकलॉग कभी भी नहीं रखती थी, क्योंकि मैंने एक बैकलॉग जो रखा था वो मेरा अभी तक भी है, आयुर्वेद इतिहास का पारिक का नोट्स तो नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि बैकलॉग डिफिकल्ट सब्जेक्ट का तो रखो ही मत। मॉडर्न सबसे स्टार्टिंग से ही पढ़ो, ऐसे नहीं कि लास्ट के 2 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में नहीं होता है स्टडी। मैं तो बोलूंगी मेरा लास्ट के मंथ में स्टडी हो ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पे एंड करना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट का भी स्टडीज पहले से ही करती थी। दैट्स रियली 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 इम्प्रेसिव दैट आपके जो एफर्ट्स थे कि आपने फोन में भी वॉलपेपर्स रखे थे। एक्चुअली दैट्स अ रियली ग्रेट आइडिया कि सारे नोट्स है वो हम फोन के वॉलपेपर में, व्हाट्सएप के वॉलपेपर में जब लगाते हैं तो क्योंकि हम लोग फोन तो देखते ही है, साथ में हमारा रिविजन भी उतनी बार हम्म। होते रहता है, तो जो हमारा हार्म एंड टाइम्स वाला जो अकाउंट है वो भी साथ में बढ़ता रहता है। एंड उसके साथ जो आपने कहा कि सब्जेक्ट को स्विच करना जरूरी है, वो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर हाँ। दिन अगर हम हर एक सब्जेक्ट को टच करते हुए चलते हैं तो उससे हमारा रिकॉल भी बढ़ता है और हमारे दिमाग में वैसे ही काम करना स्टार्ट करता है, rather than एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठने से अच्छा है कि हम लोग सब्जेक्ट को स्विच करते रहे। एंड दैट्स रियली इंप्रेसिव, आपके जितने भी एफर्ट्स थे, अपनी जितनी भी इतनी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, दैट्स रियली 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 इंप्रेसिव। अच्छा वैष्णवी, कॉलेज डेज में हमें मोस्ट ऑफ लोगों को हॉस्टल में रहना पड़ता है और हॉस्टल में हम्म। थोड़ा पढ़ाई की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था क्या, चैलेंजेस? हाँ, अभी पोदर में मैंने यूजी किया है, तो वहां पे मैं हॉस्टल आई थी। और मेरा घर हॉस्टल से ऑलमोस्ट बहुत दूर है, मतलब 900 किलोमीटर से ऐसे था, तो मुझे हॉस्टल के अलावा ऑप्शन नहीं था। तो हॉस्टल में प्रॉब्लम ऐसे आता है क्योंकि रूममेट्स होते हैं, जैसे मेरे रूममेट्स 6 रूममेट्स थे, मुझे सभी जूनियर्स थे। और उनको अब हम लोग को जो सीरियसनेस होता है ये स्टेज पे वो जूनियर्स को नहीं होता है, जैसे कॉलेज फंक्शंस हो ये सब चीजें हो, तो उन लोग को ऐसा रहता है कि अटेंड करना है फिर ये सब। मैंने 4 साल में कभी भी लाइब्रेरी में मैंने पैर ही नहीं रखा था, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ नहीं पाती थी, फोमो होता था मुझे कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक हार्ड डिसीजन मुझे लेना ही पड़ा, अगर हॉस्टल में रहना है 6 लोगों के साथ रहना है कंटिन्यूस पढ़ना है साल भर के लिए, तो लाइब्रेरी के अलावा मुझे ऑप्शन नहीं था। रूममेट्स मतलब कितने भी कोऑपरेटिव हो फिर भी हम लोग को थोड़ा इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज के टाइम पे भी होता है ऐसे, या फिर मतलब उनके एग्जाम पे टाइम पे सोना, लाइट बंद, फैन और ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो
ऐसे होता है कि मतलब घर प अगर अपना खुद का स्पेस हो तो कोई नहीं बोलेगा कि मतलब फैन चालू बंद रखो, ये करो, वो करो। हमें भी दिखता है कि मतलब 6 लोग एक रूम में रह के पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में रहती थी। और मैं ऐसे ही बोलूँगी जूनियर्स को कि उन्होंने अगर पॉसिबल हो तो मतलब घर पे होम टाउन में पढ़ना बहुत उनके लिए ईज़ी है, तो वो प्रेफ़र करें, हॉस्टल प्रेफ़र ना करें क्योंकि खाना हो जो हम लोग खाते हैं वो सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे बहुत बार मेरा ऐसे होता था कि मतलब विदाउट अ मील मुझे नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होता था हॉस्टल में खाना नहीं है, टिफ़िन नहीं है आज, तो अगर वो सब चीज़ों में हम लोग रह जाएँगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि हॉस्टल में जो कुछ भी इश्यू है तो स्टूडेंट्स को मैं यही प्रेफ़र करूँगी पॉसिबल हो तो अपने होम टाउन में, अपने पेरेंट्स के सराउंडिंग में या फिर जो भी अपने पुराने दोस्त हैं वो सिटी में अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छा है। हॉस्टल में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कम्फ़र्ट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन यही है जो हम लोग बोलते हैं ना कि सुख और कि जहाँ पे कम्फ़र्ट है, वहाँ पे नॉलेज मिलना थोड़ा ये होता है और जब जब हम लोग को कम्फ़र्ट नहीं होता तो इंसान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा कम्फ़र्ट छोड़िए अपना और पॉसिबल हो तो घर घर पे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पेरेंट्स होते हैं घर पे, इमोशनल हम लोग को सपोर्ट होता है। हॉस्टल में रहो तो छोटी-छोटी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती है। खाने से लेके, सोने से लेके बहुत रूममेट्स का पेरेंट्स जितने सपोर्टिव कोई नहीं हो सकता, तो मैं यही बोलूँगी कि घर पे पढ़िए और हॉस्टल का वही था मतलब अगर हॉस्टल में पढ़ रहे हो तो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी जॉइन करना मस्ट ही है क्योंकि रूममेट्स को उतना सीरियसनेस अपने इश्यूज़ के लिए नहीं रहता है, जितना अपनों को खुद को रहता है। इसलिए मैं बोलूँगी कि हाँ, हॉस्टल में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ था लेकिन हॉस्टल में मैं मतलब बेयरली सिर्फ़ सोने के लिए 6 घंटा जो मेरा 6 आवर शेड्यूल था उसी के टाइम जाती थी। इवन दोपहर का भी कुछ हो, खाना हो, तो मैं कैंटीन से सीधा डायरेक्ट लाइब्रेरी ही जाती थी। तो इसीलिए मुझे थोड़ा हॉस्टल का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन ऐसे नहीं कि मैनेजेबल नहीं है। अगर आप डिटरमिन्ड हो किसी चीज़ के लिए तो ये सब भी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारा डिटर्मिनेशन है तो हम लोग हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं एंड हुँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम अपने घर में रहें क्योंकि वहाँ पे हमको हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट में जो टाइम टाइम और एनर्जी जाती है, वो हमारा नहीं हाँ, जाता है राइट फ्रॉम लाइक खाना, कपड़े धोना, सो मेनी थिंग्स, स्मॉल स्मॉल हुँ। थिंग्स व्हिच इम्पैक्ट। सो अच्छा, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे इस एआई पीएचडी की प्रिपरेशन के टाइम पे? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कम ड्यूरिंग दिस टाइम। मोटिवेशन तो एक ही था कि आई नेवर हैड अ प्लान बी। मतलब अगर आपके पास प्लान बी है, तो आप प्लान ए पे कभी फ़ोकस नहीं कर पाओगे। ये मैंने बहुत पहले से मतलब सोच लिया था कि अगर ये नहीं करूँगी तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं करूँगी या फिर ये सब चीज़ें जैसे मेरे सीनियर्स थे उनसे उनसे उन्होंने भी मुझे बोला था कि वैष्णवी तू कर सकती है ये सब चीज़ें। तो मतलब हमेशा से मेरा था कि जो लिस्ट लगते थे कॉलेजेस के, सीनियर्स के मैं देखती थी, तो तभी ऐसे था कि मुझे मेरा नाम ढूँढना ना पड़े, मतलब हमेशा फर्स्ट पेज पे ही मेरा नाम आना चाहिए, ये मैंने बहुत पहले से डिसाइडेड था। तो इस साल मतलब थैंक्स टू गॉड मेरा मतलब जब स्टेट का आया तो फर्स्ट नाम ही मेरा था उधर। तो ऐसे लगा मतलब वो होता है कि जो मैनिफेस्ट हम लोग करते हैं, अगर उसके लिए सब चीज़ें हम लोग करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो होता है। और मतलब जब भी हम लोग को लगता था कि नहीं हो रहा है आज, नहीं पढ़ना हो रहा है, बहुत फेजेज़ आते थे कि यार याद ही नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो हिंदी मीडियम का शायद वो जो गाना है ना, एक ज़िंदगी मेरी सौ ख्वाहिशा, वो एक मेरे प्लेलिस्ट में हमेशा था। जब भी मुझे रोना आता था, कुछ भी होता था, मैं हेडफ़ोन डाल के लाइब्रेरी में वो एक गाना सिर्फ़ सुनती थी और बहुत रिलेट करती थी वो गाने से। क्योंकि मेरे जैसे उसमें है कि मतलब एक ही ज़िंदगी और एक ही ख़्वाहिश है, मेरा वैसा ही था, मैंने कभी अपना प्लान बी नहीं रखा था। तो मोटिवेशन के लिए और मेरा एक मतलब मैंने किया था कि जीजी बोलती थी मैं उसको, गिल्टी गैप। तो मंथ मंथ में एक बार मेरा हमेशा मतलब ब्रेक लेती थी कि मैं दिन भर कुछ भी नहीं पढ़ती थी। और मैंने ये लास्ट तक किया मतलब लास्ट एग्ज़ाम के मंथ तक क्योंकि जभी भी हम लोग को कुछ चीज़ का गिल्ट होता है ना, तो फिर दूसरे दिन से और ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि यार हमने क्या किया? हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं। तो जिस दिन मैं एग्ज़ाम देती थी मतलब सर का मेजर टेस्ट देती थी, तो फिर
वो डे मतलब मैं मॉर्निंग में देती थी टेस्ट, तो फिर वो पूरा डे में कभी-कभी कुछ भी नहीं पढ़ती थी, कुछ भी नहीं। मंथली 1 डे मेरा फिक्स था कि बीच में जो भी टेस्ट होता है तो फिर मैं 1 दिन पूरा, तो फिर गिल्टी गैप से ऐसे होता था कि मुझे नेक्स्ट टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और फिर सोने से पहले मैंने क्योंकि सोने से पहले फिर मैं देखती थी कि आज दिन भर में मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है। इतने टाइम में मेरा क्या कुछ नहीं हो सकता था, ये सोचती थी। फिर नेक्स्ट डे से मुझे और मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, नेक्स्ट डे आज अभी मुझे गिल्ट में मतलब करना ही पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी डे वेस्ट किया है। ये जो फीलिंग आती है तो इसीलिए कभी-कभी गैप भी इम्पोर्टेंट है। मतलब मोटिवेशन के लिए गिल्टी गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। और बाकी तो मतलब पेरेंट्स का भी था, ऐसे लग रहा था कि घर से दूर है तो किस चीज़ के लिए है अपन, ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। और पीजी का तो हर यूजी वाला स्टूडेंट मतलब ड्रीम देखता ही है कि पीजी अच्छी इंस्टीट्यूट से हो, ड्रीम सीट से हो। तो वही जो चिट्स वगैरह छोटे-छोटे लगाते थे और हर नोट्स के आगे मैंने खुद से ही लिखा था कि मतलब डॉक्टर से जगह एमएस एमएस ऐसे मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं एमएस करूँ पीजी के लिए, तो वो लिखती थी तो ऐसा लगता था कि प्राउडली मैं किसी को बता सकूँ, ये तो सिर्फ़ मेरे इसमें है। तो ये सब छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं मोटिवेशन के लिए करती थी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अगर हमारा अगर मिशन क्लियर होता है, विज़न क्लियर होता है, तो हमें मोटिवेशन अंदर से ही आता है कि हमें करना चाहिए। और हम हमारे जो जैसे आपने कहा गिल्टी गैप जो था, जैसे आपने वेट लॉस की जर्नी को कंपेयर किया था हमारे प्रिपरेशन की जर्नी के साथ। जैसे हम वेट लॉस में एक चीट डे रखते हैं, जी, वैसे ही हमें हमारे प्रिपरेशन की जर्नी में गिल्ट गैप रखना चाहिए हमारे खुद के लिए कि चलो आज रिलैक्स किया जाए, ताकि वापस हम एनर्जी के साथ उस चीज़ में उतर सकते हैं दोबारा। अच्छा वैष्णवी, रिसर्च और संस्कृत की प्रिपरेशन आपने कब से और कहाँ से की थी? रिसर्च और संस्कृत का तो ऐसे था कि मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग को संस्कृत सब्जेक्ट रहता है और रिसर्च तो लास्ट ईयर में था, तो ऑलमोस्ट जो बेसिक टर्म्स है बहुत ज़्यादा क्लियर थे। और मैंने लास्ट ईयर में जब मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने खुद से कुछ टॉपिक के नोट्स ऑलरेडी किए थे रेडी। जैसे डाटा हो, डाटा प्रेजेंटेशन मेथड्स हो या फिर मतलब टाइप्स ऑफ डाटा, ये सब जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट जो मेरे पहले के थे 4th ईयर के, वही मैंने रिवाइज़ किए थे। और सर के ऐप के ऊपर बहुत अच्छे मतलब सर ने वीडियोज़, ऑडियोज़ डाले हैं रिसर्च और इसके स्टैटिस्टिक के। कुछ बहुत ज़्यादा है, मैंने रिसर्च जो सीरीज़ वाइज़ है वो मेरे कंप्लीट हो गए थे और कुछ बाकी के जो है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे मेरे से, तो वो फिर मैंने लास्ट में छोड़ दिए थे। और जो बेसिक्स है यूनिवर्सिटी के लिए उससे पढ़ा था। और सर ने अपने रिसर्च और स्टैट्स के सीरीज़ दिए हैं 3 शायद। तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से रट लिए थे सीरीज़ में ही जो है। और हम लोग के इसमें जो क्वेश्चन्स आए थे वो पूरे बेसिक के ही ऊपर थे। मतलब जो सर ने बताया था ऑलरेडी कि ये तो मस्ट है, ये चीज़ें करो, तो मैंने वही से किया था। और सर टेस्ट में भी बहुत पहले से ही रिसर्च और संस्कृत का सिलेबस चालू कर देते हैं, तो फिर लास्ट में हम लोग को लोड नहीं रहता। संस्कृत का तो मैंने ऐसे किया था कि जूनियर्स मेरे जो रूममेट्स थे, वो उनको भी संस्कृत फर्स्ट ईयर में पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो फिर उनसे पूछ लेती थी कि आप लोग ये सब कैसे करते हो? क्योंकि मैं तो भूल गई थी 4 साल में। तो मुझे याद है अभी भी कि मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे और जूनियर का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत का। तो उससे मैंने उसका पूरा पेपर डिस्कस कर लिया था पेपर के पहले दिन। उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। जो हम लोग को समास आया था, वो तो जूनियर ने मुझे पढ़ाया हुआ था, वही था समास में भी। तो और 10th तक भी मुझे संस्कृत था, तो इसलिए मुझे संस्कृत का उतना डर नहीं लगता था और मैंने बहुत डीप भी नहीं पढ़ा था उसका। और बेसिक-बेसिक ही लिखा था और जूनियर से पूछ लेती थी, जिनका अभी फर्स्ट ईयर है, उनसे डिस्कस करने से मतलब संस्कृत हो जाता था मेरा ऐसे। जी, आइडिया बहुत अच्छा था कि जूनियर्स से डिस्कस करो, बिकॉज़ उनका जो फ्रेशली सीखा होता है तो उनसे हुँ। हम बहुत ईज़िली सीख सकते हैं। अच्छा वैष्णवी, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो हम एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं। तो ऐसे हुँ। क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए? ऐसे मतलब ये जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो नए होते हैं, वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बहुत मतलब सारे स्टूडेंट के लिए नए होते हैं, जो कहीं देखा नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कहीं न कहीं हम लोग ने 4 साल में उसका लिंक हम लोग को मिल ही जाता है कि कहीं तो देखा है। वैसे ही था मैंने भी मतलब प्रिपरेशन तो मैंने स्टार्ट सीरियसली प्रिपरेशन मैं बोलूँगी इंटर्नशिप में ही किया था। लेकिन 4 साल में हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए जो पढ़ते तो मैं हमेशा डिटरमिन्ड ही पढ़ती थी। मतलब ऐसे नहीं था कि बस मुझे पास करना है या फिर।
मतलब हर टॉपिक को मैं टच करती थी। तो इसीलिए वो सब होता है जो कहीं न कहीं तो मिल ही जाता है उसका, या फिर सर के जो रैंडम नोट्स में है। मतलब वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शंस जो रहते हैं ना उसमें से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड्स प्रेफ़र करती थी, या फिर कुछ फीलिंग आता है, पता नहीं कहाँ पढ़ा लेकिन इसका आंसर शायद ये है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे शायद लगता है कि मॉक टेस्ट या मिसलेनियस क्वेश्चन्स ज़्यादा सॉल्व करने से मुझे हेल्प मिल जाता था। कि कुछ-कुछ क्वेश्चन्स सर मॉक टेस्ट में भी लास्ट-लास्ट में बहुत नए डाल देते थे, तो एलिमिनेशन से अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था कि ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज से या फिर नॉलेज से मैं मतलब जो है, ये सॉल्व कर सकती हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस मुझे फाइनल में भी आया। तो मैं एलिमिनेशन मेथड प्रेफ़र करती थी, जहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं है, और याद करती थी कि जो ऑप्शंस है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है मुझे याद, मतलब चारों ऑप्शंस, वो अगर मैं याद कर लूँ, तो शायद हो जाता था सॉल्व। मतलब बहुत नया कुछ नहीं था, और जो नया होता है, वो सबके लिए नया होता है, सिर्फ़ अपने लिए नया नहीं होता है, तो फिर वो मैनेज हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे लिए नया है वो सबके लिए नया है, तो हम कहीं न कहीं से लिंक करके उसे आंसर कर सकते हैं। जब सबके लिए नया है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा वैष्णवी, प्रिपरेशन के समय अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। सो हमारे इंटरव्यू के आखिर में आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो इस प्रिपरेशन की जर्नी को अच्छे से कैसे कर सकते हैं? हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं। बहुत लोगों के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि योग सिद्धिकर भाव जो हम लोग बोलते हैं, उत्साह, साहस, धैर्य, वो जनसंघ परित्याग, वो जो है ना 6, वो उसके ऊपर मैं बहुत पहले से फ़ोकस थी। मतलब उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तत्वज्ञान तो सर ने बहुत दिया है अपने को, और जनसंघ परित्याग, मतलब बहुत कम फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदर्स या फिर फ्रेंड्स लोग के साथ मैं बहुत कम जाती थी। तो ये सब चीज़ें मैं मैनेज करती थी, और मैं बोलूँगी जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। तो फोकस्ड मोर ऑन परमानेंट चीज़ें रेदर दैन टेम्परेरी। मतलब जो फ्रेंड्स में इश्यू है, फैमिलीज़ में इश्यू है, या फिर दोस्तों में हो जाता है, किसी का स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हो जाता है। तो मैं बोलूँगी ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी है। पता भी नहीं कि ये सब चीज़ें अपने आगे साथ में रहेंगी कि नहीं, लेकिन अपना डिग्री, अपना स्कोर, ये जो है अपने साथ लाइफ़ टाइम रहेगा, वो टैग अपने साथ लाइफ़ टाइम रहेगा। तो मैं हमेशा जो परमानेंट चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है, रेदर दैन मतलब टेम्परेरी जो इश्यूज़ है। और बहुत व टाइम होता था कि मतलब लो फ़ील करती थी, होमसिक मैं पहले से बहुत ज़्यादा थी, तो फिर पेरेंट्स के साथ हर टेस्ट के बाद मेरा ऐसा था कि टेस्ट सॉल्व हो जाए, स्कोर दिखेगा तो तभी मैं मम्मी के साथ 1 घंटा, मतलब महीने में वो भी था मेरा गिल्टी गैप में, 1 घंटा तो मैं वीडियो कॉल करती थी, और सिर्फ़ वही 1 दिन करती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इसके साथ ही मतलब फैमिली का अपने पास रहा, तो फिर लगता है कि हाँ, ये सब मतलब अ, हो जाएगा अच्छे से। या फिर मैं स्कूल फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत साथ दिया है, वो खुद से कॉल करते थे, अगर मैं नहीं करूँगी तो उनको लगता था हाँ, ज़िंदा है, अच्छे से हो रहा है, तू कर लेगी। क्योंकि खुद के ऊपर जितना भरोसा मुझे नहीं था, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सीनियर्स को बहुत ज़्यादा था। तो सीनियर से भी मैं थोड़ा बहुत सजेस्ट करी थी, लेकिन मैं यही बोलूँगी फोकस्ड मोर ऑन परमानेंट चीज़ें जो अपनी लाइफ में है, रेदर दैन टेम्परेरी इश्यूज़, ये जो मतलब लो फ़ील होना, या फिर बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती है ये सब। कोई बोल देता है कि तुझसे नहीं होगा, क्या कर रही है, तू टाइम पास ज़्यादा कर रही है। किसी के साथ हम लोग कंपेयर जब करते हैं ना, तो ज़्यादा लगता है कि अपन नहीं करते। इसीलिए खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, तो फिर हो जाता है। ये सब इश्यूज़ भी थोड़ा अवॉइड करना, लेट गो करना, कि ठीक है, जाने दो जो कुछ भी है, कोई जज कर रहा है, कोई कर रहा है, तो छोड़ो, वो उनका काम है। ये सब मतलब हर चीज़ें अपने ऊपर ना लेना, तो फिर हो जाता है बैलेंस। हाँ, तो मैं बोलूँगी जूनियर्स को कि समरी जो है, तो मैं बोलूँगी कि पहले तो प्लान भी नहीं रखना है, और वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बोलना भूल गई थी कि अपना सोने की जगह और पढ़ने की जगह हमेशा डिफरेंट रखिए। बहुत लोगों को आदत है सोते-सोते पढ़ेंगे, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग फिर इसीलिए सोने की जगह और पढ़ने की जगह हमेशा अलग रखिए। और बोलते हैं ना, सुखर्तिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखः, मतलब जो जिसको कंफर्ट ज़ोन की ज़रूरत, जो सीकिंग फॉर कंफर्ट ज़ोन, वो पढ़ उसको विद्या कभी नहीं मिलेगी। और जो विद्या मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए डिटरमिन्ड है,
उसको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं तो उसको भी ओवरकम करना चाहिए और कंसिस्टेंट हमेशा रहिए, बैकलॉग ना रखें और बी स्ट्रिक्ट विथ योर शेड्यूल। बहुत चीज़ें होती हैं कि खुद का शेड्यूल खुद को टॉक्सिक लगने लगता है कि क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा। लेकिन यही जो सबका स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, वही आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और अभी मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करूँगी अजित पाटिल सर का फर्स्ट, देन माय पेरेंट्स मेरे पप्पा, मम्मी और मेरे भैया। उन्होंने मुझे एक्सट्रीम सपोर्ट किया है, इन तीनों लोग की वज़ह से मतलब हो ही नहीं पाता अगर ये और मेरे सीनियर्स। तो इन सबका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू। इन सब की अलावा मेरी जर्नी मतलब इनकम्प्लीट ही थी। थैंक्स टू माय जूनियर्स ऑल्सो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि पढ़ने में कि दीदी को तकलीफ ना हो इसलिए रूम में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। तो थैंक्स टू होल आयुर गाइड टीम मैं सर को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर सर नहीं होते तो ये मतलब इम्पॉसिबल था। मैं स्टूडेंट को यही बोलूँ कि सर की एक-एक लाइन, एक-एक ऑडियो, वीडियो सर जो भी डालते हैं, तब मेरा तो ऐसा था मैं वेट करती थी, आया तो तभी के तभी सुनती थी। ऐसे नहीं कि अभी डाला है तो शाम को सुनूँगी। मतलब सर छोटे-छोटे ऑडियोज़ भी डालते हैं, तो ब्लाइंडली सर को फ़ॉलो कीजिए। कभी सर के नॉलेज के ऊपर या फिर कुछ किसी के ऊपर भी डाउट मत करिए और फिर अच्छे से हो जाएगा ऐसे। क्या मैम? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें सिर्फ़ अपने बड़े विज़न पे जो हमारा परमानेंट गोल है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए और टेम्परेरी चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो करना चाहिए, थोड़ा-सा जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करते हुए, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बनाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी एंड यू आर अ लाइव एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच वैष्णवी कि आज आप हमारे साथ जुड़ी, अपना टाइम लेकर आए, अपने जर्नी को शेयर किया, हमारे एस्पिरेंट्स को अपने प्रिपरेशन की टिप्स दिए, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बताई। इससे उन्हें ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक थैंक यू मैम। हुँ।